वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि मेंस आंसर राइटिंग में जो हमारी सीरीज़ है वो लगातार चल रही है, तो आज ये टॉपिक मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में मैंने लगभग 1-2 बेसिक क्लासें आपको दी हैं, है ना। लगभग 3 क्लासें आई हैं। तो उन पुरानी क्लासों को अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन क्लासों को वॉच कर सकते हैं। तो उसमें कुछ आधारभूत समझ मध्य प्रदेश की बन जाएगी। लेकिन इसके बाद हमारी जो पॉलिटी की सीरीज है उसको ख़त्म करने के बाद हम मध्य प्रदेश जीके को शुरू करेंगे, जिसमें मैं जितने भी सारे ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, सारे ज़िलों का क्रम वाइज या एक सीक्वेंस में पूरा डाटा कवर कराऊंगा, है ना। किसी भी ज़िले की जो जानकारी है वो बिल्कुल भी नहीं बचेगी, सारा एमपी जीके कंप्लीट होगा। लेकिन आज का ये जो टॉपिक है ये मध्य प्रदेश के कुछ इतिहास से संबंधित है ना, हिस्ट्री से। तो आज के इस टॉपिक में मध्य प्रदेश का आप कुछ इतिहास जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे कि मध्य प्रदेश में पुराने समय में मतलब 1947 से पहले, आज़ादी से पहले क्या क्या यहाँ पर रहा और किस तरीके से किस किस राजाओं ने कहाँ से राज शासन किया। बात क्लियर है। और इस तरीके से हमारी जितनी भी एमपी की रियासतें हैं वो पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। वैसे तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत सी रियासतें थीं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ प्रमुख रियासतों पे बात करेंगे और उनको ही आपको केवल याद रखना है। बात क्लियर है। वैसे तो भारत में 565 रियासतें थीं। भारत में पूरे भारत को अगर मिलाकर देखें तो पूरे भारत में 565 रियासत थीं और 16 महाजनपद थे। जैसे वर्तमान समय में 28 राज्य और 28 राज्यों के अंदर बहुत सारे जिले हैं। जैसे 28 राज्य में से एक राज्य आपका मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के अंतर्गत 52 जिले आते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से पुराने समय में क्या था, बड़े बड़े क्षेत्रों को महाजनपद कहा जाता था, जिसमें 16 महाजनपद थे, जिसमें मगध महाजनपद, अवंती महाजनपद, है ना, जैसे उज्जैनी महाजनपद कहते थे, अस्मक महाजनपद, चेदी महाजनपद, है ना, गांधार महाजनपद, अवध महाजनपद, ऐसे बहुत सारे महाजनपद थे जिनकी संख्या 16 थी और उनके अंतर्गत बहुत सारी रियासतें आती थी जिनकी संख्या 565 थी, जिनमें से कुछ रियासतें आपके मध्य प्रदेश में आती थी। तो उन्हीं रियासतों पर आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। बात क्लियर है। तो आज का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको सारे एग्जामों को साथ लेकर समझना है, क्योंकि मैं जितने भी टॉपिक आपको समझाता हूँ निश्चित तौर पर उन टॉपिकों में सारा जो डाटा है वो समाहित होता है और उसको मैं इस तरीके से आपके सामने रिलीज करता हूं ताकि आप उसे हर एग्जाम के दृष्टिकोण से समझ सकें। और साथ ही उसके साथ कुछ बेसिक जानकारी भी बताता हूं, बेसिक स्टोरी और कहानी को भी उसमें जोड़ देता हूं, ताकि जो सामान्य लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल एग्जाम मतलब नहीं देते लेकिन फिर भी जानकारी के लिए वीडियो देखते हैं, तो वो जानकारी आपको यहाँ पर मिल चुकी है। चाहे वो मध्य प्रदेश की जानकारी हो, चाहे वो भारत की जानकारी हो, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी देश की जानकारी हो, चाहे वो ब्रह्मांड की जानकारी हो, चाहे वो संविधान, पॉलिटी, राजनीति की जानकारी हो, चाहे वो इतिहास की जानकारी हो, चाहे वो विज्ञान, है ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स की जानकारी हो, तो किसी भी प्रकार की जानकारी में विशेष कुछ कहानी जोड़ता हूं ताकि आपको वो समझ में आ सके। और सारे फिर फैक्टों को मैं एक एक करके लिखता हूं। तो सारे जितने भी फैक्ट होते हैं वो आपके वनडे एग्जाम के लिए सफिशियंट हैं। और सारा डाटा, पूरा डाटा अगर आप समाहित करके लिख देते हैं एक बार में, तो वो आपका मेंस के आधार पर तैयार हो जाता है, मेंस के लिए तैयार हो जाता है। और फॉर्मेट देखो, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैसे लिखें, किस तरीके से एग्जाम में तकनीकी होना चाहिए, कैसे हमारी रणनीति होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। रणनीति या स्ट्रेटजी कभी भी किसी दूसरे की फॉलो हम नहीं कर सकते, है ना। बहुत सारे वीडियो रहते हैं, बहुत सारे वीडियो में हम लोगों को देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति सफल हो गया है तो हम उसी के पास जाते हैं, जो सफल होता है हम उसी के पास जाते हैं और उससे हम डिस्कस करते हैं, कंसल्ट करते हैं कि आपने क्या किया, वो आप हमको बताइए, आपकी स्ट्रेटेजी हमको बताइए, हम उसको फॉलो करेंगे, है ना। तो लेकिन अगर आपको इससे व्यवहारिक रूप से देखेंगे या समझेंगे तो वास्तविक तौर पर ऐसा नहीं हो पाता। किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी को कॉपी करना मुश्किल होता है, बल्कि हमारे अंदर एक स्वयं की स्ट्रेटेजी होती है जिस पर हमें स्वयं काम करना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो, प्रत्येक व्यक्ति की जो परिस्थितियां हैं, जो कंडीशन है, वो अलग अलग होती हैं और हर एक कंडीशन के अनुसार हर एक स्ट्रेटेजी अलग अलग बनती है।
और व्यक्ति को अपनी स्ट्रेटजी अपने एनवायरनमेंट में, अपने माहौल में, अपनी परिस्थिति में, अपनी कंडीशन में स्वयं क्रिएट करना होती है ना। क्योंकि गांव में रहने वाला व्यक्ति जब पढ़ता है तो उसकी स्ट्रेटजी अलग होती है, जो शहर में रहता है उसकी स्ट्रेटजी अलग होती है, जो कॉलेज में है वो अलग प्रकार से तैयारी करता है, जो 11th 12th में है वो अलग तैयारी करता है ना। जो 30 या 35 साल का व्यक्ति हो चुका है, जॉब के साथ तैयारी करता है तो उसकी अलग स्ट्रेटजी होती है, एक टीचर की अलग स्ट्रेटजी होती है, जो बच्चे कोचिंग करते हैं उनकी एक अलग स्ट्रेटजी होती है। बात समझ में आ रही है आपको? तो जो जितने क्रम में है उस क्रम के हिसाब से उसको पढ़ाई करना पड़ता है और उतना समय उसे पढ़ाई के लिए देना पड़ता है। सामान्य तौर पर बहुत सारा समय हमारा दिन में ऐसे ही निकल जाता है। दिन में 24 घंटे होते हैं, मैक्सिमम 8 से 10 घंटे आप सोते हैं। उसके बाद फिर भी आपके पास 14 घंटे बचते हैं। फिर भी 10 घंटे निकाल दिए मैंने, उसके बाद 14 घंटे बचते हैं। 14 घंटे में से 4 घंटे आपकी निजी लाइफ में दे दीजिए, जो भी आप काम करते हैं, खाना, नहाना, धोना। उसके बाद भी सेम 10 घंटे बचते हैं। 10 घंटे में से भी 10 घंटे में भी अगर आप जॉब करते हैं 8 घंटे की, मुझे पता है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से 2% लोग ऐसे होंगे या 5% लोग ऐसे होंगे जो जॉब करते होंगे, बल्कि बाकी जितने भी सभी लोग हैं जॉब कोई नहीं करता। अगर मैं जॉब आप सभी लोगों की मैं जॉब मान लूं और उसके आधार पर भी मैं आपको एडवाइस दूं, तो 10 घंटे में से अगर आप 8 घंटे की जॉब करते हैं फिर भी आपके पास 2 घंटे बचते हैं। फिर भी आपके पास 2 घंटे बचते हैं। और डेली मेरा एक वीडियो पब्लिश होता है या 2 वीडियो पब्लिश होते हैं, जिनमें केवल और केवल समय कितना लगता है, 1 घंटा। 24 घंटे में से केवल और केवल 1 घंटा लगता है पढ़ने के लिए। जॉब के साथ बता रहा हूं मैं। और जो जॉब नहीं करते तो उनके तो एवरीडे 10 घंटे पूरे लैप्स हो रहे हैं। और ये धीरे धीरे होता जाता है, आपका समय निकलता जा रहा है। आप सोचते रहेंगे कि जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम पढ़ाई करेंगे, जब कोचिंग शुरू होगी तब हम पढ़ाई करेंगे, जब स्कूल स्टार्ट होगा तब हम पढ़ाई करेंगे। तो आप सोचते रहेंगे, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। अपॉर्चुनिटी रोज आती है, मौका रोज आपको देता है भगवान कि आप इस मौके को बुनाइए, है ना। तो बहुत सारे लोग नहीं बुना पाते और बहुत कम लोग होते हैं जो मौके को बुना लेते हैं। बहुत सारे वीडियो लोग जब देखते हैं तो स्टार्टिंग में उनको कुछ लोगों को कंटेंट नहीं मिलता, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊं, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन और आपको डायरेक्शन दिखाना, सही रास्ता दिखाना। तो कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि हमको क्या करना है ना। तो निश्चित तौर पर जो समय आपका जा रहा है उसको आप यूटिलाइज करिए, है ना। वैसा भी मुझे पता है कि लॉकडाउन में कोई कुछ काम नहीं कर रहा, और कर भी रहा है तो उसके बाद भी बहुत सारा समय आपका बर्बाद हो रहा है। तो कुछ समय आप ऐसी जगह लगाएं ताकि आपका जीवन बदल सके। बात समझ में आ रही है? ये जो मैं कह रहा हूं ये मैं मेरे लिए नहीं कह रहा। कुछ लोग जब ये वीडियो देखते हैं तो उनको लगता है कि यार ज्ञान देने लगे, टॉपिक जो है उसको पढ़ा नहीं रहे आप, है ना। तो भाई ये मेरे लिए ज्ञान नहीं है, जो मेरे लिए था वो मैंने अचीव किया, ये अब आपके लिए है। ये मैं आपके लिए ही कह रहा हूं ताकि आप लोगों का जो समय है जो व्यर्थ जा रहा है वो सही से यूटिलाइज हो सके, ठीक है। तो मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहता, अगर आप दिन में 24 घंटे में 1 घंटे भी पढ़ते हैं तो आपके लिए सफिशियंट है, इनफ है। अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो और अच्छा है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप शिद्दत से, सही से, फुल कंसंट्रेशन के साथ आधा घंटा भी निकाल लें तो आप सफल हो जाएंगे। लेकिन वो आधा घंटा कैसा होना चाहिए? बिल्कुल प्योर होना चाहिए आपके लिए, किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस उसके अंदर नहीं होना चाहिए। और एक वीडियो का जो मेरा आया था मोटिवेशन का, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप एवरीडे 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो आप दुनिया के 3% लोगों में शामिल हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे हो जाता है, ये कैसे संभव है? ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जब आप इसको बहुत समय तक करेंगे तब इसके बाद जब इसका आउटपुट मिलेगा। आप देखते हैं भारत में इतने बड़े लोग हैं, मैंने एक वीडियो में ये बात कही भी थी कि जितने भी सफल लोग होते हैं उनकी सफलता बुकों से होकर गुजरती है और पढ़ने लिखने के बिना सफलता हासिल नहीं हो सकती। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि यार धीरू भाई अंबानी है ना, रतन टाटा है, बिल गेट्स है, सत्य नडेला है, सुंदर पिचाई है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। कुछ लोगों ने इनमें से पढ़ाई नहीं की फिर भी सफल है। तो भाई साहब, उनने अपने जीवन में भले ही पढ़ाई ना की हो, भले ही वो 8th या 9th या 10th फेल हो, लेकिन उनने अपने जीवन में पुस्तकों को पढ़ा है
अगर मैं बिल गेट्स की बात करूं तो बिल गेट्स ने जरूर पढ़ाई नहीं की होगी, लेकिन वो अपने 1 साल में इतनी बुकें पढ़ के अलग कर देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और उन बुकों से जो उसको ज्ञान मिलता है, फिर उस ज्ञान को कहां लगाता है? अपने बिजनेस में। तो भाई साहब, केवल विषयगत पढ़ना नहीं होता। आप किसी भी प्रकार की जानकारी को अगर एवरीडे 15 मिनट भी गेन करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की ओर अग्रसर हो जाते हैं। भले ही आप खेती करते हो, भले ही आपकी छोटी सी दुकान हो, लेकिन उस खेती को भी कैसे इंप्रूव किया जाए, उस शॉप को भी कैसे इंप्रूव किया जाए, उस आपकी जो कंडीशन, अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी स्टूडेंट की वर्तमान की स्थिति को कैसे इंप्रूव किया जाए, ये कोई नहीं बताने वाला। बताएंगे आपको बहुत सारे लोग, ज्ञान देंगे, लेकिन वास्तविक जो सही रास्ता है वो आपको केवल और केवल बुकों के ज्ञान से मिलेगा। या फिर आपका एक कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको हर वक्त मोटिवेट करता हो, या कोई आपका ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाता हो। वैसे मेरे हिसाब से बहुत कम होते हैं, डिमोटिवेट अधिकतर लोग करते हैं। तो डिमोटिवेट लोगों से बचें, नकारात्मकता से बचें और अपना जो समय है उसको सदुपयोग करें। क्योंकि आपका जो समय है, मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे कामों में जा रहा है जो कि नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अभी हमारी क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही, इसलिए मैं आपको वो चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा मोटिवेशन था आप लोगों के लिए, ताकि आपका जो डायरेक्शन है वो सही वे में आ सके। बाकी हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आज का हमारा है कि मध्य प्रदेश की रियासतों को समझाइए। ये आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की रियासतों को समझाइए, या ये भी लिखा सकता है कि मध्य प्रदेश के इतिहास को समझाइए। तो उस इतिहास में भी आप इन सारी चीजों को लिख सकते हैं। क्वेश्चन अलग अलग वे में पूछा जा सकता है। लिसन टू केयरफुली एंड रीड टू केयरफुली। आपको सुनना बहुत ध्यानपूर्वक है और आपको क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ध्यानपूर्वक है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन का आंसर जब व्यक्ति लिखता है तो जितने भी व्यक्ति एग्जाम में बैठते हैं उन सभी का आंसर अलग अलग होता है, जबकि क्वेश्चन एक ही है। क्वेश्चन सेम रहता है सभी के सेम प्रश्न पत्रों में, लेकिन सबका आंसर अलग होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जितने व्यक्ति एग्जाम में बैठे हैं उन सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो ठीक है, पढ़ा तो सबने एक ही है, लेकिन उसको समझा कितना है और कैसा है। जैसा जो व्यक्ति क्वेश्चन को समझता है पढ़ने के बाद, देखो पढ़ने में सबको सेम रहेगा, लेकिन पढ़ने के बाद जो उसकी समझ है, जिसकी जितनी समझ विकसित होती है उसके आधार पर उसी डायरेक्शन में वो आंसर जाता है। मान लो आपने इस शब्द को कुछ और समझ लिया तो जो समझा है उसी डायरेक्शन में आपका आंसर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वही मेरा कहने का मतलब है कि आपको पढ़ने के बाद उसे समझना है क्वेश्चन को कि वो पूछ क्या रहा है, और पूछने के बाद आपको तुरंत एक फॉर्मेट तैयार करना है कि सबसे पहले मुझे 2 से 3 लाइन ऐसी लिखनी है जो उसकी बेसिक हो, जिसे हमने इंट्रोडक्शन कह दिया, भूमिका कह दी। 3 नंबर का है बिल्कुल नहीं लिखना है, 6 नंबर का है 1 लाइन लिखनी है, और 15 नंबर का है तो 3 लाइन लिखनी है आपको भूमिका में कुछ नहीं, बस सामान्य बात कैसे, जैसे मान लो इसकी भूमिका में बताऊं तो इसकी भूमिका में बस आपको ये लिख देना है कि मध्य प्रदेश में प्राचीन समय में बहुत सारी रियासतें पाई जाती थीं, जो रियासतें कला एवं संस्कृति के लिए जानी जाती थीं, और यह रियासतें मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर फैली हुई थीं, जहां पर अनेक राजाओं का शासन था और जिनकी कला और संस्कृति वर्तमान के आज के समय में भी देखने को मिलती हैं। बस इतनी सी एक गोल मटोल टाइप के मतलब इसमें क्या तथ्य नहीं होते। जब हम भूमिका लिखते हैं तो भूमिका में तथ्य नहीं होते, बल्कि उसमें कुछ घुमावदार बातें होती हैं जो उसकी एक सामान्य जानकारी को हमारे सामने प्रस्तुत करती है, सामान्य जानकारी। हाँ, और दूसरा, जब यहां से आप लिखना शुरू करते हैं तो यहां से आपके सॉलिड पॉइंट स्टार्ट होना चाहिए। ये जो है, ये जांचने वाला, चेक करने वाला कभी नहीं पढ़ता, क्योंकि उसे पता है कि भूमिका में क्या लिखा जाता है। भूमिका में आप कुछ सार्थक बात लिख भी दें या ना भी लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये वो देखेगा तो उसे लग जाएगा कि हाँ भाई, स्टूडेंट पढ़ने वाला है, कहीं ना कहीं इसने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की है। बात क्लियर है? और यहां से जब आप अपने तथ्य लिखना शुरू करेंगे तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी रियासतें थी। भूमिका की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की रियासतें अपनी कला एवं संस्कृति का व्याख्यान करती हैं। यह चारों दिशाओं में फैली थी, मध्य प्रदेश की चारों दिशाओं में फैली थी, जिनकी कला और संस्कृति की जो झलक है वो आज भी दिखाई देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंदौर रियासत की। इंदौर रियासत जो है, इंदौर रियासत की अगर हम बात करें तो इंदौर में आपने सुना होगा होलकर यूनिवर्सिटी, है ना। इंदौर में जो लोग रहते हैं वो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इंदौर में एक होलकर यूनिवर्सिटी है और उस होलकर यूनिवर्सिटी को अहिल्याबाई होलकर के नाम से जाना जाता है। तो होलकर की जो रानी थी वो अहिल्याबाई होलकर थी। लेकिन अगर इस होलकर वंश की हम बात करें तो होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मल्हार राव होलकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बेसिकली अगर देखा जाए तो होलकर वंश मराठा वंश या मराठा साम्राज्य की एक छोटी सी शाखा थी। जब मराठा वंश का विकास महाराष्ट्र में हुआ, पुणे में हुआ, है ना। पुणे में आपने सुना होगा शिवाजी, उसके बाद बाजीराव, बहुत सारे राजा आए, है ना। छत्रपति राजाराम, छत्रपति साहूजी महाराज, संभाजी, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, है ना, बाजीराव पेशवा, बल्लाजी बाजीराव बल्लाड़। तो साम्राज्य पहले कम विस्तृत था, लेकिन जब बाजीराव पेशवा जब इस साम्राज्य में आया मराठा में, तो उनने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में मध्य प्रदेश को भी ले लिया और आगे तक यूपी, दिल्ली तक उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया। जब फैलाया तब इनका जो युद्ध है वो अहमद शाह अब्दाली से होता है। पानीपत अभी एक मूवी भी आई थी, तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। उसके अलावा और भी दो तीन युद्ध हुए, आंग्ल मराठा युद्ध, है ना। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद और पानीपत के युद्ध के बाद जो मराठा सेना है वो कहीं ना कहीं बिखर गई और उनके जो सेनापति हैं या उनके जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो अलग अलग स्थानों पर फैल गए, जिसमें से एक थे राणोजी सिंधिया। तो राणोजी सिंधिया जाकर ग्वालियर में रहने लगे, ठीक है, जिन्होंने फिर सिंधिया वंश की स्थापना कर दी। लेकिन सिंधिया वंश की स्थापना का श्रेय वास्तविक तौर पर महादजी सिंधिया को जाता है, लेकिन इनके नाम से ही वंश बना। एक व्यक्ति थे मल्हार राव होलकर, वो इंदौर पहुंच गए और वहां जाकर रहने लगे। मल्हार राव होलकर इनका नाम था, होलकर इनकी जाति थी और होलकर वंश नाम से ही इनने अपना वंश बना लिया, होलकर वंश। फिर इसके बाद इसमें यशवंत राव होलकर, है ना, अहिल्याबाई होलकर, ऐसे बहुत सारे राजा आते रहे, है ना। आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज है जो इंदौर में, उसका नाम भी यही है, एमबाय, है ना। तो मल्हार राव YM है शायद, है ना, यशवंत राव होलकर। तो इसके बाद हम बात करें तो बाजीराव जो हैं 29 जुलाई 1732 को बाजीराव ने 28 अर्ध परगनाओं को जीतकर होलकर वंश के राजा मल्हार राव होलकर को सौंप दी, ठीक है। परगना का मतलब होता है एक क्षेत्र और परगना से छोटा क्षेत्र कहलाता है अर्ध परगना। तो इसके आसपास के जो क्षेत्र थे उनमें लगभग 28 छोटे क्षेत्र थे जिन्हें अर्ध परगना कहा गया। बाजीराव द्वारा जीता गया और अपने ही साम्राज्य के एक व्यक्ति मल्हार राव होलकर को सौंप दिया। होलकर वंश की स्थापना हुई। इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। जब मराठा युद्ध हुआ, आंग्ल शब्द जहां भी दिख जाए उसका मतलब होता है अंग्रेज। उसका मतलब क्या होता है? अंग्रेज। जैसे आपने एक चीज सुनी होगी कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन भी होते हैं जिन्हें हम आंग्ल भारतीय कहते हैं। तो ये वही आंग्ल भारतीय हैं जो कि अंग्रेजों के समय से भारत में आए थे और यहां पर रह गए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आंग्ल किसको रिप्रेजेंट करता है? अंग्रेजों को, है ना। अंग्रेजों को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी युद्ध आपने सुने होंगे, आंग्ल मराठा, है ना, आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत की बात करें, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ। तो आंग्ल मैसूर, ऐसे बहुत सारे हुए। तो आंग्ल का मतलब अंग्रेजी सेना। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, मराठा इसमें हार गए और जब मराठा हार गए तो सारा जो इंदौर की रियासत थी उस पर किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो 6 जनवरी 1818 को अंग्रेजों के साथ समझौता हुआ और ये रियासत अंग्रेजों के अधीन हो गई, ठीक है। अगर इसकी स्थान की बात करें तो इस रियासत में नेमावर शामिल था। नेमावर इसके अंतर्गत आता था। नेमावर
नेमावर वर्तमान में नर्मदा का नाभि कुंड माना जाता है। ठीक है, नाभि कुंड का मतलब नर्मदा नदी की लंबाई अगर 13-12 है तो उसकी आधी लंबाई पर जो स्थान पड़ता है उसका नाम नेमावर है। नेमावर खरगोन, महेश्वर, रामपुरा, भानपुर और बड़वा ये सब इसी के अंतर्गत आते थे। ठीक है, इस रियासत को 19 तोपों की सलामी प्राप्त थी। मतलब पहले तोपें चलाकर सलामी दी जाती थी, तो 19 तोपों की सलामी प्राप्त थी। जितनी ज्यादा सलामी उतनी बड़ी रियासत। 1947 में ये फाइनली रियासत जो है कुछ रियासतों के साथ भारतीय संघ में शामिल हो गई, क्योंकि 1947 में हम आजाद हुए और इस रियासत को हमने भारत में ले लिया। ठीक है, तो इनको आपको पॉइंट करके लिखना है। यहाँ पर थोड़ा सा स्थान का अभाव था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कंजेस्टेड करके लिखा है। आपको फर्स्ट पॉइंट डालना है इंदौर, इंदौर रियासत, और इसमें नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से पॉइंट लिख देना है। पर्टिकुलर 3 नंबर में इंदौर रियासत भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके हिसाब से। दूसरा ग्वालियर रियासत, 18वीं सदी में दिल्ली सत्ता जब कमजोर हुई। दिल्ली सत्ता कमजोर होने का मतलब है जो मुगल शासक है, मुगल शासक की जो नींव है वो लड़खड़ा चुकी थी। अंग्रेजों का आधिपत्य हो चुका था, और अंग्रेजों का जब आधिपत्य हो चुका तो ग्वालियर क्षेत्र में राणोजी सिंधिया आए और इन्होंने यहाँ पर अपने साम्राज्य की स्थापना की। फिर बाद में इसको महादजी सिंधिया ने ज्यादा क्या किया, फैलाया, है ना। इसमें लगभग भिंड, गिरपुर, श्योपुर, ईसागढ़ और भिलाटा क्षेत्र आते थे जो कि ग्वालियर में थे। और इसी के साथ साथ इसमें मालवा क्षेत्र का निचला भाग भी आता था, जहां पर उज्जैन शाजापुर स्थित है ना। तो उज्जैन शाजापुर वाला जो स्थान है ना, मंदसौर वाला स्थान है, रमझेरा वाला स्थान है, ये सब इसी में आते थे। और ये जो रियासत है ये 2 भागों में बटी थी, एक कहलाता था मालवा प्रांत और एक कहलाता ग्वालियर प्रांत। बाद में जब मैंने आपको पार्ट बी पढ़ाया था मध्य प्रदेश में, तो पार्ट बी में भी मैंने आपको बताया था कि मध्य भारत प्रदेश को ग्वालियर राजधानी थी और उसकी राजधानी इंदौर थी। तो 2 प्रकार से क्लासिफाइड था। ठीक है, तो स्थापना इसकी 18वीं सदी में हुई और ये फिर मराठा परिसंघ का था। इसे 21 तोपों की सलामी प्राप्त थी, 21 तोपों की सलामी प्राप्त थी और प्रमुख महादजी सिंधिया थे। और 1936 में 1936 में सेंट्रल इंडिया में इसको सम्मिलित कर लिया गया। सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत प्रदेश कहा जाता था, जिसे हम पार्ट बी के नाम से जानते थे। मध्य प्रांत को पार्ट ए कहते थे और विंध्य प्रदेश को हम पार्ट सी कहते थे। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश 3 भागों में बटा था। तो 1936 में से शामिल किया गया और इसके बाद 1947 में भारत संघ में शामिल हो गया। भारत संघ में क्या हो गया, शामिल हो गया। यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट जो रियासत है वो हमारी जाबरा रियासत का टाइम पीरियड था 1817 से 1948। मतलब ये रियासत 1817 में बनी थी और 1948 में भारत संघ में ये शामिल हो गई थी। 13 तोपों की सलामी प्राप्त थी, 13 तोपों की सलामी इसको प्राप्त थी और इसकी जो स्थापना है वो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई थी। वास्तविक तौर पर देखा जाए तो ये वो अब्दुल गफ्फार खान नहीं है जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है ना। ये एक छोटे से सेनापति थे, है ना, मराठा ही टुकड़ी के, और मराठा टुकड़ी के थे तो उन्हीं के इन सेनापति ने थोड़ा दूर जाके, है ना, झाबुआ तरफ ये रियासत पड़ती है, तो वहां जाकर ये रियासत की स्थापना की और उनका नाम भी अब्दुल गफ्फार खान था। जाबरा, बड़ौद, भरखेड़ा और ताल इसमें आते हैं। ताल मतलब रतलाम जो था वो भी इसी के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है चौथी रियासत टोडी फतेहपुर रियासत। जैसा कि आपको पता है फतेहपुर जो है वो हमारे पहले उस समय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर था, अभी उत्तर प्रदेश में चला गया है। झांसी वाला क्षेत्र, वर्तमान में अगर आप देखें तो झांसी वाला जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये टोडी फतेहपुर रियासत आती थी। 1812 में बनी थी, 1950 में ये भारत संघ में शामिल हो गई थी। राजा दीवान राय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और 1950 में भारत में शामिल हो गई थी। इसमें ज्यादा नहीं है, छोटी रियासत थी, कम डाटा है। नेक्स्ट नागौद रियासत जो है ये 1478 में बहुत पहले बन गई। 1478, आप सोचिए, जब मुगल वंश भारत में नहीं आया था उसके पहले भी इसकी स्थापना हो गई थी। भोजराज जूदेव, ये भोजराज ये वाले नहीं है भोपाल वाले, भोजराज जूदेव एक राजा थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, राजधानी इसकी
उचेहरा, उचेहरा थी। वर्तमान में ये क्षेत्र सतना के अंतर्गत आता है। 1720 में नागोद नाम पड़ा। 1820 में बेसिन की संधि हुई और इसे अंग्रेजों ने छीन लिया। 1820 में अंग्रेजों ने हरा दिया इस क्षेत्र को, है ना। और पर्टिकुलर इसका कोई युद्ध का नाम नहीं है क्योंकि बहुत छोटे क्षेत्र थे, कोई उतना खास राजा भी नहीं था। तो 1820 में हराया, बेसिन की संधि हुई और अंग्रेजों के अधीन चला गया। अंतिम राजा थे श्रीमंत महेंद्र। अंतिम राजा श्रीमंत महेंद्र थे। तो श्रीमंत महेंद्र भारत की आजादी के समय थे और उन्होंने कहा कि इसे भारत संघ में शामिल कर लो। तो ये भी फाइनली भारत संघ में शामिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं छठवीं जो रियासत है वो है मोहम्मदगढ़ रियासत। मोहम्मदगढ़ रियासत, सामान्य तौर पर यह रियासत भोपाल में थी। भोपाल के जो लोग हैं वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारी बेगमें हमने पढ़ी थी, जैसे कुदसिया बेगम है। कुदसिया बेगम के बाद हमने सुल्ताना जहां बेगम पढ़ा, सुल्ताना जहां बेगम पढ़ा। इसके अलावा हमने शाहजहां बेगम पढ़ा, शाहजहां बेगम पढ़ा, सिकंदर जहां बेगम पढ़ा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बेगमें पढ़ी। कुछ राजा भी पढ़े, जैसे नवाब दोस्त मोहम्मद खान था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे राजा थे जो कि मुगल से संबंधित थे। तो उन्होंने एक मोहम्मदगढ़ रियासत बनाई थी भोपाल में ही। और भोपाल में इस रियासत बनाने का जो श्रेय है वो दौलत मोहम्मद को जाता है। दौलत मोहम्मद ने इसकी स्थापना की और मोहम्मदगढ़ शहर ही इसकी राजधानी थी। मोहम्मदगढ़ शहर ही इसकी क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, भोपाल इसके अंतर्गत आता था। ठीक है, भोपाल की अगर रियासत आपसे पूछे तो आपको मोहम्मदगढ़ लगाना है। बात क्लियर है। नेक्स्ट है रीवा रियासत। रीवा रियासत जो है इसे मध्य भारत का रजवाड़ा कहा जाता था। मध्य भारत का रजवाड़ा कहा जाता था। 1400 में इसकी स्थापना हुई थी। बघेल वंश की राजधानी थी। बघेल वंश आप जानते हैं, बघेलखंड जो क्षेत्र है वो रीवा क्षेत्र को कहा जाता है। कहीं कहीं बुंदेलखंड भी लिखा रहता है क्योंकि वो वहां पर जोड़ है। तो बघेलखंड जो है वो रीवा क्षेत्र को कहा जाता था और बघेलखंड के आधार पर ये बघेल वंश की राजधानी थी। बघेल वंश की क्या थी? राजधानी थी। और इसके जो वंशज हैं वो अग्नि कुल के वंशज माने जाते हैं कि भाई इनका कुल अग्नि था। इसकी राजधानी जो है रीवा वो 1597 में बनी थी। 1812 में अंग्रेजों ने इसको जीत लिया था और 1948 में भारत संघ में ये शामिल हो गया था। ठीक है, रीवा में बहुत सारे राजा थे, जैसे अवधेश प्रताप के नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, अवधेश प्रताप के अलावा आपने एक नाम और सुना होगा, अभी वो नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद याद आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। एक और राजा थे। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं पन्ना रियासत की। पन्ना रियासत जो है ये 1731 में बनी थी और 1950 में भारत संघ में शामिल हो गई थी। प्रथम शासक इसके हृदय शाह थे। कौन थे? हृदय शाह। उस समय बाप बेटे में ज्यादा वो नहीं होता था रिश्ता। अधिकांश तौर पर इतिहास में आपने देखा है कि जितने भी पिता हुए उनकी हत्या उनके बेटे ने ही की है। किसके लिए? राजपाट के लिए, है ना। तो ज्यादा वो रिश्ते नहीं होते थे, पिताजी को मार दिया जाता था उस समय। तो इसी कारण इनके पिताजी भी थोड़े अलग थे। तो पिताजी का नाम था छत्रसाल लोधी। तो छत्रसाल के नाम पर छतरपुर नाम रखा गया है, आपको पता है। तो छत्रसाल लोधी से कहा, पिताजी अगर आपको जीना है तो आप ये रियासत हमें दे दो। अभी हम आपको कुछ पैसा दे सकते हैं, बाद में हम पैसा भी नहीं देंगे और आपको मार के यहाँ से भगा देंगे। तो छत्रसाल ने कहा ठीक है बेटे, पैसे ही दे दो। तो बेटे ने पैसे दे दिए। कितने पैसे दिए हृदय शाह ने? 29 लाख। तो 29 लाख आज की तुलना अगर करें, उस समय तो कुछ और ही चलता था। तो 29 लाख रुपए में ये रियासत खरीद ली थी छत्रसाल लोधी से। हृदय शाह ने स्थापना हो गई थी। बुंदेल घराने से संबंधित रियासत थी और 1731 में रीवा के अधीन कर लिया। रीवा के अधीन कर लिया मतलब इसको रीवा में मिला लिया गया। और उसके बाद हृदय शाह ने अवधेश सिंह को, हृदय शाह ने अवधेश राजा थे उनको ये रियासत छोड़नी पड़ी। वो भी यहाँ से भाग गए। अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी है उनके नाम से। और लास्ट में महेंद्र यादवेंद्र यहाँ के राजा थे 1 जनवरी 1950 को। और उन्होंने कहा कि ठीक है अभी राजा माजा बहुत हो गया, अब हम भारत संघ में शामिल होते हैं, बढ़िया तरीके से चुनाव होगा
और भारत प्रशासन यहाँ पर लागू होगा। तो बात क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने आपको लगभग 8 रियासतें पढ़ा दी हैं, है ना। इससे ज़्यादा रियासत नहीं है मध्य प्रदेश में, ठीक है। रियासत और भी हो सकती है, 1-2 रेयर से रेयर, लेकिन अगर आप 8 लिख देंगे तो मेरे ख्याल से आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन को जब एलोबरेट करेंगे तो ये लगभग 6 पन्ने तक चला जाएगा। 5 पन्ने या 6 पेज तक आपका ये 6 पेज तक आपका ये एलोबरेट होगा, और 15 नंबर के लिए 3 पेज या 4 पेज सफिशियंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्याप्त डाटा है। इसके अंदर अब जितने भी फैक्ट हैं वो आप वनडे एग्जाम के लिए लिख सकते हैं, है ना। जैसे आपसे पूछ लेगा कि इंदौर रियासत की स्थापना किसने की थी, ग्वालियर रियासत की स्थापना किसने की थी, ईसागढ़ किस रियासत के अंतर्गत आता था, ठीक है। महेंद्र यादवेंद्र किस रियासत के अंतिम राजा थे, ठीक है। भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी, उसकी राजधानी क्या थी। आपसे पूछ लेगा कि पन्ना रियासत भारत संघ में कब शामिल हुई। तो ऐसे बहुत सारे वनडे एग्जाम में वन लाइनर फैक्ट के आधार पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ठीक है, यहां तक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब यहां पर अगर आपसे मैं पूछूं कि रियासत से बड़ा क्या होता है, तो महाजनपद। क्या होता है? महाजनपद। मध्य प्रदेश में बेसिकली 2 ही महाजनपद थे। 2 महाजनपद मध्य प्रदेश को कवर करते थे, क्योंकि मध्य प्रदेश 1956 में बना है, इसके पहले मध्य प्रदेश नहीं था। तो जो रियासत थी वो थोड़ा बहुत क्षेत्र कवर करती थी। 2 महाजनपद थे। एक महाजनपद का नाम था आपका अवंती महाजनपद, जिसका वर्तमान नाम उज्जैन है। उज्जैन को पहले उज्जैनी कहा जाता था, और इसे पहले अवंती कहा जाता था। और अवंती महाजनपद था, और अवंती महाजनपद 2 भागों में बटा था। एक था उत्तरी अवंती या उत्तरी उज्जैनी, एक था दक्षिणी अवंती या दक्षिण उज्जैनी। क्योंकि ये बड़ा था, उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती महाजनपद की राजधानी माहिष्मती थी। क्या थी? माहिष्मती। ये वही माहिष्मती है जिसका चरित्र चित्रण बाहुबली में दिखाया गया है। और ये जो रियासत थी ये हमारा अवंती महाजनपद के अंतर्गत आती थी। तो दक्षिण अवंती महाजनपद की राजधानी माहिष्मती थी, और माहिष्मती का वर्तमान नाम महेश्वर है, और वर्तमान महेश्वर खरगोन में पड़ता है। जब कभी भी आप खरगोन जाएं तो महेश्वर जरूर जाएं, और महेश्वर जाकर वहां पर जो महल किले वगैरह हैं उनको जरूर देखें। तो बाहुबली की कुछ बातें आपको वास्तविक तौर पर समझ में आ जाएंगी। क्लियर है। दूसरा एक और महाजनपद था, चेदी महाजनपद का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के इस तरफ था, पूरब तरफ, और इसकी जो राजधानी थी वो शक्तिमती थी। राजधानी क्या थी? शक्तिमती। तो 2 महाजनपद थे हमारे यहाँ, और रियासत इस करके बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी। तो आई होप मध्य प्रदेश का इतिहास आपको समझ में आया होगा। ये इतिहास काफी पुराना इतिहास है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी वाला इतिहास, और वर्तमान फैक्ट जो मध्य प्रदेश के हैं कि मध्य प्रदेश का नाम जवाहरलाल नेहरू ने कब दिया, कैसे दिया, ठीक है। मध्य प्रदेश किस तरीके से बना, मध्य प्रदेश की राजधानियां क्या थी, मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी, मध्य भारत प्रदेश की राजधानी क्या थी, है ना। रीवा राजधानी कब बनी थी, है ना। तो इस तरीके से मैंने पुराने लेक्चर्स में समझाया है, और भी मध्य प्रदेश का मैं डाटा क्रम से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।